मौलिक अधिकार के अंतर्गत आने वाला यह अधिकार यानी शिक्षा का अधिकार को जन्म से संबंधित अधिकार भी मान्यता प्रदान किया गया है। जिस प्रकार हमें जीवन के मूलभूत अधिकारों में से रोटी, कपड़ा और मकान का मिलना एक अनिवार्य या एक अनावश्यक तौर पर जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जिसको हम अनदेखा नहीं कर सकते, जिनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, उनमें और भी कई चीजों को सम्मिलित किया गया है। बहुत पहले के समय में ऐसा होता था कि आप रोटी, कपड़ा, मकान के बिना अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हो, लेकिन आज जब 21वीं शताब्दी का दौर चल रहा है, उस समय ये बात रखी जाती है कि एक व्यक्ति को सम्मानपूर्ण जीवन यापन करने के लिए जहां पर रोटी, कपड़ा, मकान की आवश्यकता होती है, वहां पर शिक्षा तथा समानता, स्वतंत्रता जैसी चीजों की भी आवश्यकता होती है। एक अच्छे पर्यावरण की आवश्यकता होती है, एक पारिस्थितिकी की, जहां पर उसे पेयजल की सुविधा सही तरीके से दी जा सके। तो शिक्षा एक अहम मुद्दा माना जाता है, जिससे कि आपकी चिंतनशीलता, आपकी विवेकपूर्णता या फिर आपका सही समय पे, तत्कालिक समय पे, परिस्थिति के अनुसार सही फैसला लेने की क्षमता आपके अंदर निहित हो पाए। आप सही तरीके से परिस्थितियों का मूल्यांकन करने के साथ साथ उसमें सही तरीके से उसको एक दिशा प्रदान कर सको, ये आवश्यक है। और ये तभी संभव है जब आपके पास शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो। तो इन चीजों को देखते हुए संविधान सभा के अंतर्गत जब मौलिक अधिकार को प्रस्तावित किया गया, तो उनमें से एक अधिकार को संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार को भी सम्मिलित किया गया। अब वास्तविकता यह है कि इस अधिकार को सम्मिलित करने के पीछे जितने भी संविधान सभा के सदस्य थे, जो दिग्गज लोग थे, जिन्होंने इन प्रस्तावों को सामने रखा और पूर्ण बहुमतता प्रदान की, उसके पीछे रीजन क्या था? मैंने आपसे पहले भी बातें बोली हैं कि अरस्तु का मानना ये था, जो कि बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं, उनका मानना ये था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु का निर्माण तब तक नहीं करता जब तक कि उसे उसकी आवश्यकता नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से जिस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे, या जिस समय मुगल साम्राज्य चल रहा था, या फिर उसके पहले की भी परिस्थिति अगर हम कह लेते हैं, बात जब हमारे देश में दिल्ली सल्तनत की थी, बात हमारे देश में राजे रजवाड़े राजपूताने की थी, तो कुछ वर्गों के पास ही अधिकार था कि वो शिक्षा को प्राप्त कर सके, ग्रहण कर सके। और शिक्षा के नाम पर हमारे देश में वेद, पुराण, उपनिषद, मनुस्मृतियां ही हुआ करती थी, लेकिन ये इतिहास को भी विवर्णित करती थी और लोगों के ज्ञान को भी। तो ये ज्ञान इनफ नहीं होता, ये ज्यादा नहीं होता। विषय वस्तु या विषय सूची के बारे में जानकारी हमें बहुत बाद में मिली है, और अंग्रेजों के शासन काल में तो हमें अपनी विषय सूची पढ़ने की भी अनुमति नहीं थी। यानी हम पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं थे कि अपने इतिहास के बारे में जान पाए, अपने भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में सही तरीके से जान पाए या उनका मूल्यांकन कर पाए। हमारी शिक्षा की दिशा क्या होगी, ये निर्धारण करना भी अंग्रेजों का ही काम होता था। तो जैसा मैंने बताया, जो भी चीजें आप नहीं मिलती आपको, या जिन चीजों से आप वंचित रह जाते हो, वो प्राप्त करने की एक अद्वितीय क्षमता लोगों के अंदर होती है। वो उसके लिए किसी भी कीमत को चुकाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। और कुछ ऐसी ही परिस्थिति संविधान सभा के सदस्यों ने महसूस की थी। उन्होंने ये सोचा, उन्होंने इस चीज को समझा कि अगर हम आने वाले स्वर्णिम भारत का स्वरूप देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर जन जन में शिक्षा का विस्तार, प्रचार प्रसार होना अनिवार्य है। और इसके तहत अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात रखी गई है। अल्पसंख्यक अगर कहा जाए तो हम में से किसी भी जाति या किसी भी धर्म के लोग अल्पसंख्यक नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी एक मेजॉरिटी है, अपना एक उठना बैठना, रख रखाव, बोल चाल सभी कुछ है। लेकिन अभी भी भारत में कुछ वर्ग ऐसे हैं जो आपके इस पढ़े लिखे विकसित समाज से बिल्कुल परे हैं, जो आपके संविधान के बारे में नहीं जानते, जिन्होंने संविधान के बारे में न तो सुना है, न जाना है, नहीं समझा है। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि संविधान उनके हितों का संरक्षण नहीं करेगा, प्रशासन उनके हितों का संरक्षण नहीं करेगा, भले वो अपने हित के बारे में जाने
या न जाने। तो संविधान सभा में संविधान के तहत मौलिक अधिकार के अंतर्गत इस अधिकार में जो भी वर्ग अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या काफी कम है, जो हंसिए के नोक पे रखे जाते हैं, हंसिए के नोक पे रखना कहने का मतलब जिनकी संख्या तुच्छ होना, जो मेजोरिटी बहुमत नहीं दिखा सकते, जबकि आपको पता है कि भारत में सर्वाधिक जीत की प्रणाली, सबसे अधिक वोट को प्राप्त करने वाले व्यक्ति की जीत की प्रणाली की व्यवस्था रखी गई है। ऐसी कंडीशन में अगर वो पूरी तरीके से अपने समर्थन दे भी देते हैं तो उनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं है कि उनके समर्थन से प्रशासनिक कार्य संपादित किया जा सकता है या कोई अन्य कार्य को पूरी तरीके से एक दिशा दी जा सकती है। तो यहाँ पर उनके हित की रक्षा करना स्वयं प्रशासन के साथ का हो जाता है, जिसको निर्देशित करने का काम खुद मौलिक अधिकार का ये अधिकार करता है, जो कि संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार है और यहाँ पर आपको इसकी स्वतंत्रता दी जाती है। अनुच्छेद 30 की बात करें तो अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना। अब शिक्षण संस्थान में कई ऐसे भी संस्थाएं हैं जो प्राइवेटली वर्क करती हैं, कई ऐसे हैं जो गवर्नमेंटल हैं, कुछ सेमी गवर्नमेंटल भी हैं। शिक्षा किसी भी तरीके से आपके बीच लाई जाए वो पूरी तरीके से मान्य ही होती है, उत्कृष्ट ही होती है और शिक्षा अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं है। तो इसकी पूरी की पूरी स्वतंत्रता आपको आपका मौलिक अधिकार देता है। साथ ही प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार भी प्रदान करता है। तो आपको ये बात पता होगी कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो कुछ सीटें आरक्षित की जाती हैं, जब भी कोई पेपर होता है तो इसके तहत ही आरक्षण की बात की गई थी। लेकिन यहाँ पे आरक्षण को लेकर मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। वो ये कि जिस समय संविधान का निर्माण किया गया था, अल्पसंख्यक दलितों को या फिर अगर हम बात पिछड़ी जाति की करते हैं तो उनको लेकर आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया और वो आरक्षण अभी तक चलता चला आ रहा है। लेकिन साथ ही इस बात की भी चर्चा की गई थी कि ये आरक्षण मात्र और मात्र 10 वर्षों के लिए ही चलाया जाएगा। लेकिन एक परिस्थिति वहां पर दर्ज की गई और वो परिस्थिति ये थी कि ये अगले 10 सालों तक चलाया जाएगा, बशर्ते कब, जब इन सभी अल्पसंख्यक दलित या फिर पिछड़े वर्गों की स्थिति सामान्य हो जाए या सामान्य बन जाए। और अगर ऐसी परिस्थिति नहीं आती तो इस आरक्षण को 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। और ये हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हम विकास के क्रम में बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन ये विकास का क्रम सिर्फ और सिर्फ उन वर्गों के लिए है जिनको मौलिक अधिकार के बारे में भली भांति पता है। विकास का मतलब सिर्फ और सिर्फ कुछ वर्गों के विकास और समृद्धि का नहीं, विकास का तात्पर्य जमीन से जुड़े हुए लोगों का ऊपर उठना होता है। उस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग को यदि वो अधिकार, वो स्थान मिल जाए तो आप समझिए कि आप निश्चित रूप से विकसित हो चुके हो, समृद्धि कर चुके हो। तो इन्हें भी प्रशासन में अपनी दावेदारी दिखाने का पूर्ण रूप से अधिकार है और इसको लेकर समय समय पर कई विशेष कार्यक्रम भी चलाए गए हैं, जैसे कि पंचायती राज्य का निर्माण करना। और पंचायती राज्य के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे अलग अलग ग्राम पंचायत में आरक्षित सीटें रखी जाती हैं, जिस आरक्षित सीटों के आधार पर इस बात की पूरी तरीके से आश्वासित किया जाता है कि इस बार सीटें इस वर्ग को के लिए संरक्षित होंगी या इस वर्ग का व्यक्ति ही इस बार चुनाव में अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकता है या प्रत्याशी के तौर पर चयनित किया जा सकता है। तो कुल मिलाजुलाकर ये थे आपके संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, जिसको लेकर आप पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं और संरक्षण की दावेदारी जो है वो संविधान सभा के सदस्यों ने पूरी तरीके से परिष्कृत रूप में दी थी, जो अभी तक मान्य मानी जा रही है और आगे भी पूरी तरीके से मान्य मानी जाएगी। इसके आशा के साथ ही ये चैप्टर टॉपिक ये आपका यहीं पे समाप्त होता है। आपकी टीचर, आपकी मेंटोर तारा भारती। धन्यवाद। जय हिंद।